नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। आमी किली की भाषा जानी। ममता बनर्जी ने जब अपने हिडन टैलेंट से पर्दा उठाया तो हर तरफ उनका मजाक उड़ने लगा। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने सिंधु बॉर्डर पर मौजूद किसानों से फोन पर बातचीत की और डेरेक ओब्रायन को वहां पर उनसे बातचीत करने के लिए भेजा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के न्यूज एडिटर राजीव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये कहा है, अपने हिडन टैलेंट से पर्दा तो उन्होंने उठाया ही है, साथ ही ये भी कहा है कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से मन की बात में बंगाली पंक्ति यूज की थी, उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे भी बहुत सारी भाषाएं आती हैं और बाकायदा एक वीडियो जारी हुआ है जिसकी बहुत खिल्ली उड़ रही है हर जगह। और ऐसा लोग कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी जॉब मांग रही है। जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग भाषाओं का जिक्र उसमें किया, इसे किस तरीके से देखेंगे? सबसे पहली बात है कि ममता बनर्जी ने ये बात क्यों कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगला में बोलते हुए नजर आए। यानी मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगला भाषा का इस्तेमाल किया। ये कोई नई बात तो है नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोगों को संबोधित करते रहे हैं। उन्होंने तमिल में भी कभी संबोधित किया है। अगर भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में जाते हैं तो भोजपुरी भी बोलते हैं, ये इसके साथ साथ मराठी भी बोलते हैं। अलग अलग हिस्सों में जाकर थोड़े थोड़े कुछ उस भाषा में लोगों को कनेक्ट किया जाता है। अब प्रधानमंत्री देश के हैं और भारत अलग अलग भाषाओं वाला देश है, बहुभाषीय देश है, कोई एक भाषा तो यहाँ पर है नहीं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग भाषाओं से अगर लोगों के साथ जुड़ाव स्थापित करते हैं तो उसमें किसी एक स्टेट के सीएम को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? अब ममता बनर्जी को इस बात का तकलीफ है, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है और वो कारण है ममता बनर्जी के जो आधार कमज़ोर हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में। वो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने लगभग भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है, वो उसी बौखलाहट का नतीजा दिखा रहा है। पिछले कुछ समय से अगर देखें तो ममता बनर्जी अलग अलग मुद्दे लेकर आती हैं भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए, लेकिन वो सारे मुद्दे उनके धीरे धीरे फेल होते जा रहे हैं। और अब उन्होंने एक नया, एक तरह से कहा जाए तो ब्रह्मास्त्र चलाया है बांग्ला भाषा को लेकर। यानी कि जब आप राजनीति के बारे में देखेंगी और भारतीय राजनीति के अलग अलग क्षेत्रों में भाषा का प्रभाव देखेंगी तो वो पता चलेगा कि राजनीति में भाषा का इस्तेमाल कैसे होता रहा है। हर प्रदेश की राजनीति में ये चलाया जाता है। द्रविड़ आंदोलन के टाइम में भी अलग अलग भाषाओं की बात की गई और तमिल भाषा की बात की गई, तेलुगु भाषा की बात की गई। और वहाँ पर भी जो पूरा द्रविड़ आंदोलन था वो अगर प्रभावित हुआ तो उसके पीछे भाषा ही थी, क्योंकि जब तमिलों का वर्चस्व उस पर हो रहा था, तमिलनाडु के लोगों का वर्चस्व था, तो आंध्र प्रदेश की मांग उठी क्योंकि वहाँ तेलुगु था, केरल में मलयालम भाषा थी, तो अलग अलग प्रदेशों में कर्नाटक में कन्नड़। तो ऐसी स्थिति में एक किसी भाषा का वर्चस्व को वो चाहते नहीं थे। तो उसी तरह से अगर देखें महाराष्ट्र की राजनीति में देखें, बिहार की राजनीति में देखें, तो हर जगह पर भाषा की अपनी अहमियत होती है। और उस अहमियत के कारण अब ममता बनर्जी को लगने लगा है कि बांग्ला भाषा के प्रधानमंत्री के प्रभाव को कमजोर करने का एक आधार होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पश्चिम बंगाल में सालों तक रहे हैं, रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए रहे हैं और उन्होंने कई साल तक वहां पर काम किया है, बेलूर मठ में रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के पूरे कैरेक्टर को वो अच्छी तरह से जानते हैं। और वहां पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2019 के बाद धीरे धीरे बढ़ी है, तो ममता बनर्जी अब पूरी तरह से परेशान हो गई हैं। उनके पास अब कोई एजेंडा रहा नहीं है। अब वो चाहती हैं कि किसी तरह से एक ऐसा बड़ा मुद्दा हो जिससे टीएमसी की बची खुची इज्जत बच सके। कम से कम टीएमसी इतना बुरा प्रदर्शन न कर सके कि ममता बनर्जी आगे राजनीति ही छोड़ दे। ममता बनर्जी को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है और इसलिए वो बार बार भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा उनको इन्हीं लोगों से है और यही स्ट्रेटजी बना रहे हैं, यही वहाँ पर वोट ले सकते हैं।
तो भाजपा को घेरने के लिए एक नया हथियार बनाया है इन्होंने, लेकिन उनको शायद इस बात का भ्रम हो गया है कि बांग्ला भाषा जो पश्चिम बंगाल में बोली जा रही है, उस भाषा का इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकती है। ये तो एक तरह से पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ धोखा है। कोई भी राज्य में अगर वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति का प्रचार प्रसार बाहर में होता है तो उस राज्य के लिए एक अच्छी बात कही जाती है। अगर ब्रिटेन से बाहर हटके पूरी दुनिया में अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हुआ तो ये ब्रिटेन के लिए अच्छा है, ये ग्लोबल लैंग्वेज बन गया। अगर पश्चिम बंगाल की बांग्ला भाषा है, वो प्रधानमंत्री बांग्ला में बोल रहे हैं, देश के करोड़ों लोग उसको सुन रहे हैं और वहाँ उसके बाद लोगों की इच्छा होती है कि हम भी 2 शब्द बांग्ला में बोलें। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता है, फिल्म इंडस्ट्री में अगर पंजाबी भाषा को प्रमोट किया गया तो इससे सामान्य लोग भी हैं वो थोड़ा बहुत पंजाबी बोलने की कोशिश किए। जी बिल्कुल, इससे जो ग्लोबलाइजेशन है उसे बढ़ावा भी मिलता है। बिल्कुल, तो यही बात है। तो वो तो अपने राज्य के लोगों के साथ एक धोखा कर रही है कि जो भाषा वो प्रधानमंत्री के मार्फत उनके जरिए अगर पूरे देश में फैल रही है बांग्ला भाषा, लोग उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोलने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, उस चीज पर वो ब्रेक लगा रही हैं। तो पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ ये एक धोखा है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। और ये ममता बनर्जी के जो ये नकाब ओढ़े हुई हैं वो बंगाली अस्मिता और पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट के नाम पर लूट खसोट मचाने की, वो नकाब धीरे धीरे उतरने वाला है और ये उनके फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है। राजीव जी, इन बातों से ऐसा नहीं लग रहा कि जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल को लेकर वो ऑब्सेस्ड हो गई है? जिस तरीके से वो ये कहती हैं कि कोई बाहरी यहाँ नहीं आना चाहिए और दूसरी ओर वो ये सोचती हैं कि बांग्ला भाषा जो है वो कोई और ना बोले, ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने एक तरह से पश्चिम बंगाल को अपनी संपत्ति समझ लिया है? ये तो समझना ही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाहर उनकी कोई औकात है नहीं। पिछली बार भी हमने बात की थी कि पश्चिम बंगाल के बाहर टीएमसी कुछ नहीं है और ऐसी स्थिति में उन्हें किसी तरह से कुर्सी से चिपके रहना है। अब कुर्सी से चिपकने की जब आदत हो जाती है तो उसके लिए सारे जो गलत अच्छे बुरे काम करने होते हैं और जो आदत ममता बनर्जी को पड़ चुकी है। वामपंथी सरकार में भी ऐसे ही लत पड़ गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी ने जो बंगाल को जिस तरह से बंगाल में गंध फैलाया, पूरे इंडस्ट्री को वहाँ पर ख़त्म कर दिया, उससे आगे वहाँ के लोगों को लगा था कि ममता बनर्जी एक एनर्जेटिक लीडर हैं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही हैं और नंदीग्राम में उन्होंने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन किया, उसके बाद सिंगूर में हुआ। तो वो जो किसानों के साथ खड़ी हुई, मजदूरों के साथ खड़ी हुई, लोगों को लगने लगा कि वामपंथी शासन से मुक्ति के लिए एक तरह से एक ऐसे लीडर मिला है पश्चिम बंगाल को जो इनके गुंडागर्दी से हमें मुक्ति दिला सकता है। लेकिन जब ये सत्ता में आई तो इन्होंने वामपंथियों के सारे जो अवगुण थे वो सीख लिए और उसके साथ साथ जो इनकी अच्छाई थी वो धीरे धीरे जाती रही। अब लोगों ने 5 साल, उसके बाद 10 साल तक अब झेल लिया इनको। इसके बाद अब जो स्थिति उनकी गिरी है, उसके बाद ये सारे डर्टी पॉलिटिक्स है जो ममता बनर्जी कर रही हैं और वो बौखलाहट में होता है। जी, अब आपने जैसे कि यहाँ पर कहा कि लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो इसी के तहत वो लगातार किसानों से भी बातचीत कर रही हैं। फ़ोन पर उन्होंने बात की, डेरेक ओब्रायन को भी वहाँ पर उन्होंने किसानों के पास भेजा बातचीत करने के लिए। हाँ, बिल्कुल। अभी किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर किसानों की स्थिति के बारे में देखें और ये जो फार्म एक्ट आया है, कृषि कानून है, उस कृषि कानून पर नज़र डालें तो अभी कृषि कानून में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं है जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हंगामा किया जा सकता है। लेकिन पंजाब में किसानों को थोड़ा बरगला दिया गया, कांग्रेस ने बरगलाया। अब किसान आंदोलन जब मीडिया के केंद्र में आ गए तो अब सब लोग इस राजनीति करने लगे, इस पे राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश में लग गए। अब ममता बनर्जी के राज्य में भी चुनाव है, अब उनको भी लगा कि हम भी किसानों के मुद्दे को उठाते हैं, किसानों के समर्थन किसानों का देते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में पहले वामपंथी सरकार ने और उसके बाद टीएमसी की सरकार ने जो किसानों को परेशान किया है, जो वहाँ के किसानों की स्थिति है, उसको देखने के लिए ममता बनर्जी के पास समय नहीं है।
जी। और यहाँ पर दिल्ली में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं कि यहाँ के किसानों की बात सुने और उन किसानों की समस्या पर आप बातचीत करें। जी। पहले अपने राज्य के किसानों की स्थिति को देखें, वहाँ पर कितनी गरीबी है, किसानों की क्या स्थिति है। वहाँ तो पहले से ही भूमि को लेकर आंदोलन चलते रहे। पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी से नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ, ये भूमि को लेकर ही चला था, संपत्ति को लेकर ही चला था। लेकिन अभी भी इस समस्या का समाधान वहाँ की किसी सरकार के पास नहीं रही, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वामपंथी सरकार हो या फिर अब टीएमसी की सरकार हो। तो वहाँ के लोगों को अब एक नया विकल्प दिख रहा है और वो विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। अब ममता बनर्जी उसी चक्र में फंसकर अब ऐसे काम करेंगी जिससे कि उनको नुकसान होगा। बिल्कुल। क्योंकि राजनीति में जो फैसले होते हैं, जैसा कि बात किया जाता है कि अब एक तो अच्छा फैसला, एक तो इंटेलिजेंट मूव होता है और दूसरा होता है कि सामने वाले अगर कुछ कमज़ोर भी है तो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर फैसला हो, यानी कि बेवकूफ़ी और बड़ी बेवकूफ़ी। जैसे कांग्रेस ने की, कांग्रेस ने बड़ी बेवकूफ़ी की तो दूसरे की बेवकूफ़ियों के बावजूद कांग्रेस कमज़ोर हो गई। अब ममता बनर्जी भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं कि वो ऐसी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हैं कि अब उनकी सरकार को कोई नहीं बचा सकता है। स्थितियाँ इसी स्तर पर हो गई है वहाँ पे। और राजीव जी, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर भी नजरें टिकी हुई हैं सबकी दूसरी तरफ, और अब जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी से ये पूछा गया कि वो अपनी जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उसको स्पष्ट करें, तो उन्होंने ये कहा कि वो सबसे पहले बंगाल के बेटे हैं, भारत के बेटे हैं। क्या इसके यही मायने समझे जाए कि वो अपनी एक अलग राजनीतिक छवि बनाना चाहते हैं? वो राजनीतिक छवि तो उनकी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक छवि के मोहताज हैं वो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इशारा क्या किया। उन्होंने इशारा कर दिया है कि वो टीएमसी के साथ अब नहीं रहेंगे जी। वो बंगाल के बेटे हैं, भारत के बेटे हैं और टीएमसी के साथ नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने पहले ही जो लास्ट मीटिंग हुई थी इन लोगों की, उसके बाद सौगत राय ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया में काफ़ी बातें कही और उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के साथ सारे मसले खत्म हो चुके हैं। लेकिन एक दिन बाद ही ये बातें सामने आने लगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी उस बैठक के तुरंत बाद मिदनापुर के लिए रवाना हो गए और वहां अपने लोगों के साथ बातचीत की और उस बातचीत में ये ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानकारी मिली। सारे लोगों ने उनको सलाह दिया कि देखो, अब टीएमसी में वापसी का मतलब है अपने राजनीतिक करियर को दांव पे लगाना। वो भी वहाँ की स्थितियों को समझ रहे हैं कि अब वो टीएमसी का बेड़ा पार नहीं लगा सकते। अब उनके सामने एक दूसरा रास्ता है और वो रास्ते पे वो चलने की कोशिश में लग चुके हैं और एक बड़े धमाकेदार तरीके से उनकी एंट्री होगी, जिसके बाद टीएमसी 40-50 सीटों पर तो वो टीएमसी का खेल खराब करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात का इंडिकेशन दे रही है कि शुभेंदु अधिकारी उनके साथ आएंगे और इसलिए ममता बनर्जी ने जो एड़ी चोटी का जोर लगाया शुभेंदु अधिकारी को अपने साथ लाने के लिए, उनका सारा मिशन जो फेल हो गया। अभिषेक बनर्जी से लेकर प्रशांत किशोर तक उनके पास गए, लेकिन सब कुछ फेल होने के बाद अब उन्होंने भारत का बेटा और बंगाल का बेटा कह के एक तरह से ममता बनर्जी को चैलेंज किया है, ममता बनर्जी को चुनौती दी है कि जिस तरह से आप बार बार बाहरी लोग कह रही हैं, जिस तरह से ममता बनर्जी इस पूरे मुहिम को, इस राजनीतिक जो सरगर्मी चल रही है वहाँ पर, उसको अपने साथ लाने के लिए, अपने तरफ लाने के लिए बार बार वो पश्चिम बंगाल को अपने स्तर से चलाने की कोशिश में लगी हैं। वो चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल उन्हीं का है, तो वो दिखा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, वो ममता बनर्जी को बता रहे हैं कि आप ही सिर्फ बंगाल के नहीं हो, पश्चिम बंगाल के बेटे हम भी हैं और हम भी आपको चुनाव में आपकी औकात बताएंगे। जी राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर बातचीत हुई तो उससे यही लगता है कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को अपनी बपौती समझ लिया है और जिस तरह से वो बौखलाहट में एक के बाद एक फैसले ले रही हैं, एक के बाद एक कदम उठा रही हैं, तो वो गलत ही साबित होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बौखलाहट में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।